2023 के मद्देनजर हम यूपी टेट सुपर टेट जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें हम आज सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चनों का हमारे पास लगभग 10,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपके विभिन्न स्टेट्स में यानी कि विभिन्न राज्यों में आपके जो टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, आपका बंगाली टेस्ट हो, आपका बिहार का टेस्ट हो, आपका यूपी का टेस्ट हो, आपका सेंट्रल यानी सी टेट हो, तो वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, जो हर बार परीक्षा में आते हैं, यानी कि जो बेहद एग्जामिनर के जो हैं एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं। उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज हम चलाएंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये, और उसमें भी टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चनों का विश्लेषण और व्याख्या के लिए मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे प्रयास के लिए आप मोटिवेशन कर सकते हैं हमारे लाइक करके, हमारी वीडियो को शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा के। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन यहां पर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं भावनात्मक जो बुद्धि थी उसका जो दिया था कॉन्सेप्ट, वो दिया था आपका डेनियल गोलमैन ने, जिन्होंने भावात्मक बुद्धि या जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भावात्मक बुद्धि वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों तथा व्यवहारों को नियंत्रित करके एक कुशल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होता है, यानी कुशल व्यक्ति बन जाता है अपने व्यवहारों को और अपने संवेगों को कंट्रोल करके। तो उसमें क्या क्या आता है? आपका आता है भावनाओं को के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन और कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और क्या नहीं आता है आपका? तो भावनाओं की आलोचना। यही इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? टेट 2014 में पूछा गया ये। तो मरे, बेलक, रोजनबिंग और रॉबर्ट। तो किसने किया था? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था आपका बेलक ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है या मापन किया जाता है। किस चीज का मापन किया जाता है बिने साइमन परीक्षण द्वारा? तो यहां पर देखेंगे आप सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो जो बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो मापा जाता है वो नापा जाता है आपका विशिष्ट बुद्धि को, यानी कि विशिष्ट बुद्धि को हम इस जो है पद्धति के द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? यानी कि जो व्यावहारिक बुद्धि के अंतर्गत त्रितंत्रीय सिद्धांत में नहीं आता, तो वो कौन सा नहीं है? तो त्रितंत्रीय सिद्धांत को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि त्रितंत्रीय सिद्धांत है क्या। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने जो था त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था मानव बुद्धि जो कार्य करती है वो केवल आईक्यू पर आधारित नहीं होती। यानी कि किसी व्यक्ति का आईक्यू, बुद्धि लब्धि यदि अधिक है तो उसे हम बुद्धिमान नहीं कह सकते, या किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि कम होने पर उसे हम बुद्धिहीन नहीं कह सकते। यानी कि बुद्धि लब्धि कम होने पर भी जो है अच्छी बुद्धि हो सकती है किसी व्यक्ति के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया कि एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में जो है 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं, आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, आपकी रचनात्मक बुद्धि और आपकी व्यावहारिक बुद्धि। तो ये तीनों प्रकार में से वह किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। और 3 बुद्धियों के वर्णन करने के कारण ही इस सिद्धांत को त्रितंत्रीय सिद्धांत कहा गया है। तो इसका हम यहां पर उत्तर देंगे कि अभिप्राय नहीं है, ढूंढना है। तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये इसका अभिप्राय है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें बालक सफल हो सके, यानी आप सफल हो सकें, ये भी बात सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये बात भी सही है। लेकिन केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, ये बात गलत है और गलत ही हमें यहां पर ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामान्य यानी कि आपका जी फैक्टर, और आपका जो आपका आता है एक आता है आपका विशिष्ट फैक्टर यानी कि एस
एस कारक। सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के कारकों का वर्णन, ये कि द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका स्पेयरमैन ने 1904 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्पेयरमैन सही होगा। स्पेयरमैन 2004 के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, विशिष्ट बुद्धि, जी कारक, सांस्कृतिक बुद्धि। तो जो स्पेयरमैन ने आपको दो कारक बताए थे, एक बताया था आपको जी कारक, एक बताया था एस कारक। जी कारक जो होती है आपकी सामान्य बुद्धि से रिलेट होती है, और आपका जो एस कारक होता है वो आपका विशिष्ट बुद्धि से रिलेट होता है। तो जो सामान्य बुद्धि है आपकी, जो जी कारक है, वो किसी भी चीज को तर्क करने में, समस्या को समाधान करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, और ये जो है आपका जन्मजात होता है। और एस कारक जो होता है वो जो होता है आपका एक तरीके विशिष्ट कारक होता है, जो कि अर्जित किया जाता है। बिना जी कारक के जो है एस कारक भी काम नहीं करता। तो जी कारक जो है मुख्य रूप से तर्क की क्षमता, समस्या समाधान, और मुख्य रूप से बुद्धि में जो कारगर होता है वो होता है आपका जी कारक। तो यहां पर आंसर होगा इसका जी कारक, यानी कि जी कारक के अनुसार ही क्षमता और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, थॉर्नडाइक, टर्मेन और या वर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिया था आपको थॉर्नडाइक ने। इसके बाद आता है आपका गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है? जो 7 अभियोक्ता बताई हैं बुद्धि की गार्डनर ने, तो उनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए यहां पर स्थानिक संबंधित अभियोक्ता और आपका जो भावनात्मक अभियोक्ता है ये डेनियल गोलमैन ने दिया है, आपका डेनियल गोलमैन ने दिया है। और ये जो है आपका अंतर्व्यक्तिक अभियोक्ता, ये भी आपका गार्डनर ने दिया है। भाषात्मक अभियोक्ता, ये भी आपका गार्डनर ने दिया है। तो डेनियल गोलमैन ने दिया था भावनात्मक अभियोक्ता, तो ये आपका यहां पर कारक नहीं है गार्डनर का, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण है? तो गतिक कौशल को समझते हैं सबसे पहले। देखिए गतिक बुद्धि क्या होती है? इस तरह की बुद्धि में अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। वस्तुओं को सही तरीके से पकड़ना, उन्हें सही तरीके से घुमाना फिराना, उनका उपयोग करने की क्षमता होना। तो ये क्या होता है? गतिकीय बुद्धि होती है। तो ये काय में आती है? आपका लिखने में, फुदकने में, चढ़ने में, दौड़ने में। तो किस चीज में जो गतिकीय बुद्धि का कौन सा उदाहरण है यहाँ? तो गतिकीय बुद्धि का उदाहरण है लिखने में। तो ये गतिकीय बुद्धि का उदाहरण है लिखना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो वारेन ने दी थी, वैलेंटाइन ने दी थी, रोस ने दी थी या स्किनर ने दी थी? तो यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है। तो ये दी थी आपके JS रोस ने। इसके बाद आता है आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं? देखिए 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। एक होता है आपका अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। इसमें क्या होता है? ये एक बॉक्स है, यानी आदमी का जो इसे दिमाग मान सकते हैं या इसका क्षेत्र मान सकते हैं। तो इससे बाहर की चीजें वो बाहर की तरफ जो है सोचता है, विभिन्न रास्तों से सोचता है किसी भी समस्या के समाधान को, उसे सोल्व करने के लिए। एक होता है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? उसमें जो है वो सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वो जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं, उनके पास बहुत अपार नॉलेज होती है। वो अपसारी बच्चे होते हैं जो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं को ग्रहण करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लेकिन जो सृजनात्मक बच्चे हैं उनके अंदर अपसारी चिंतन होता है, वो विभिन्न तरीके से सोचते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं किसी समस्या को लेकर, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में वे अपना दिमाग दौड़ाते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन होता है, थिंकिंग जो होती है, वो होती है आपकी अपसारी चिंतन में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? यानी कि बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत जो उसके पास सुझाव हैं, व्यक्तिगत जो उसके पास विमर्श है, कुछ मुद्दे हैं उन पर विमर्श किया, बच्चे की राय ली, बच्चा उस समस्याओं को विभिन्न प्रकार से कैसे किस प्रकार से सोल्व कर पा रहा है, विश्लेषण कर पा रहा है, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं अभिसारी चिंतन। इसमें तो केवल सूचना एकत्र की जाती हैं जो बाहर से मिल रही है, इसमें कोई भी
आउट ऑफ थिंकिंग, यानी कि कोई विश्लेषण या कोई तर्क वितर्क नहीं होता। जानकारी का पुनर्स्मरण करना, ये केवल रिकॉल होता है, यानी कि याद करना किसी चीज को। बच्चों का मानकीकृत आकलन करना एक तरीके का परीक्षण है ये। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, ये आपका अपसारी चिंतन में होता है। सृजनात्मक बच्चे विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, जिसके द्वारा वो जो है अपनी किसी भी मुद्दे पर विमर्श और अपनी राय जो है विभिन्न तरीके से देते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, उसमें तर्क वितर्क भी करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन जो है यहां पर सही आंसर होगा। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अल्फ्रेड विने, हॉवर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन, बीएफ ब्लूम। तो यहां पर हम देखेंगे हॉवर्ड गार्डनर कई बार क्वेश्चन में आया है, इससे पहले भी क्वेश्चन में इसके पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो आप बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, किसने क्या कहा है या क्या सिद्धांत है, ये हमारे जो प्ले स्टोर में जाएंगे आप, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, तो वहां पर बुद्धि के जो भी मुख्य सिद्धांत है, हमने 15 लगभग सिद्धांत लिए हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप कभी भी बुद्धि से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाते हैं। यानी कि यहां पर ये 4 जो चीजें हैं, इनमें से 3 चीजें जो है समर्थित करती हैं व्यापक शब्द को, लेकिन एक चीज जो है यहां पर, एक स्टेटमेंट जो है व्यापक शब्द के समर्थन में नहीं है। तो वो सब जो आपको वो लाइन आपको यहां बतानी है। सीटेट नवंबर 2012 में ये पूछा गया, तो ये आपका होगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जो है आपका व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। यानी कि ये जो है आपका जो समर्थित नहीं है व्यापक शब्द के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, रेवेंड केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुण की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो पर्सनैलिटी में शील गुणों की संख्या बताई है रेवेंड केटल ने, वो कितनी बताई है? आपके 13 बताइए, 15 बताइए, 16 बताइए, 14 बताइए। आपका आर टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शील गणों की संख्या रेमंड केटल ने 16 बताई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में जो स्पेयरमैन ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है, उसमें जो कारक जी बताया है, इन्होंने 2 कारकों की बात की है, एक जी और एक एस कारक की बात की है। तो यहाँ पर जी कारक के बारे में पूछा है ना, तो जी कारक किससे संबंधित है? आनुवांशिक बुद्धि से, उत्पादक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से या वैश्विक बुद्धि से? तो ये है आपका सामान्य बुद्धि से संबंधित। जी कारक जो होता है आपका सामान्य बुद्धि से संबंधित होता है, और एस कारक जो होता है आपका विशिष्ट बुद्धि से संबंधित होता है। द्वि कारक सिद्धांत बताया स्पेयरमैन ने 2004 में, तो उसमें ये स्पष्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? तो सीटेट सितंबर 2014 में है। अंतर व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और चाक्षुक स्थानिक बुद्धि और अस्थिपरक बुद्धि। तो ये अस्थिपरक बुद्धि से भी संबंधित नहीं है, स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, प्राकृतिक बुद्धि से भी संबंधित नहीं है। जो आपका संवेगात्मक बुद्धि है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के से जो संबंधित है, यहाँ पर जो बहुबुद्धि सिद्धांत और संवेगात्मक सिद्धांत में दोनों में जो है इस बात की चर्चा की गई है, अंतर व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इन दोनों बुद्धियों की चर्चा यहां पर की गई है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मंत्रिमंडल, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप जो है हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और अगली कक्षा में हम इसका आंसर बताएंगे। और अगला आपका आंसर आता है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 90 है, 110 है, 135 है, 120 है। तो इसे समझने के लिए देखते हैं, त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। जेपी गिलफोर्ड ने बताए थे कि इसमें 3 विमाएं होती हैं। पहली विमा आपकी होती है विषय वस्तु यानी कंटेंट्स, दूसरा होता है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन,
और तीसरी आपका होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और इनकी भी जो है यहाँ पर विभिन्न जो इसमें चीजें होती हैं, विषय वस्तु में जो सबसे जो मूल सिद्धांत था उसमें 4 चीजें बताई थी, आकार, सांकेतिक और शाब्दिक और व्यावहारिक, 4 चीजें बताई थी। लेकिन इसमें फिर सुधार हुआ, आकार की जगह जो है इन्होंने आकार हटाकर जो है दृश्य श्रव्य चीजों को रख दिया, तो ये यहाँ पर इन्होंने 5 कर दिए थे, वो बात की बात है। इसमें फिर जो है 1 से 5 माने गए हैं जो संक्रिया मानी गई है। उसमें संक्रिया में आपका संज्ञानन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो है आपका उत्पाद में आता है आपका इकाई वर्ग संबंध पद्धति रूपांतरण प्रयोग। अब जो मूल जो सिद्धांत था उसमें 1967 में क्या किया था जेपी गिलफोर्ड ने, तो 4 इन्होंने विषय वस्तु मानी थी और इसके बाद आपके 5 माने थे इन्होंने संक्रिया और 6 माने थे उत्पाद। तो इनकी गुणा जो करक आता वो 120 आता है। उसके बाद इन्होंने जो है विषय वस्तु में 2 चीज बढ़ा दी, आकार हटाकर जो है इन्होंने जो है आकार की जगह जो है 2 चीजें बढ़ा दी, तो वो हो गए 5। तो 5 गुणा 6 बराबर 150। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 2 चीजें बढ़ा दी, एक चीज हटाकर, तो 5 की ये 5 की जगह हो गए 6। तो 5 गुणा 6 180। इसमें और भी सुधार हो रहा है। तो जो इन्होंने बेसिक था वो 120 संख्या थी, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है यहाँ पर 120 दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। तो ये आपको 20 क्वेश्चन आपके काफी बार रिपीट हुए, यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें लाइक और सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिएगा। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन क्लास, बेहतरीन कंटेंट के साथ लाएंगे। आपको सभी विषय यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। आपका हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, आपका मैथ हो, आपका पर्यावरण हो, आपका सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका यहाँ पर कवर होगा। फ्री निःशुल्क सेवा, बिल्कुल। आपको केवल हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है, हमारा साथ देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।